बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और सहाफ़ी। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार, सियासतदानियों और सियासी पार्टियों के किरदार और सहाफ़ियों के नज़रियात और किरदार का जायज़ा लेंगे। ये टॉपिक थोड़ा वसी है, हो सकता है कि ये वीडियो या वीलॉग लंबा हो जाए, तो इसलिए पहले ही आपको अर्ज़ कर देता हूँ। तो हम पाकिस्तान की सियासत का और इस्टेब्लिशमेंट का जायज़ा शुरू करते हैं भुट्टो के दौर से। भुट्टो साहब खुद पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान के वज़ीर रहे और 8 या 9 साल तक वो उसके वज़ीर रहे। और न सिर्फ वज़ीर रहे पर मगर अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। और अयूब खान ने जो इलेक्शन लड़ा था मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़, उसमें भी इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मोहतरमा के ख़िलाफ़ बहुत गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और इलेक्शन में धांधलियाँ करके अयूब खान को उसने जितवाया। ये सन 62 या 63 था, शायद 63 था सन जिसमें ये इलेक्शन हुए थे। तो भुट्टो पहले तो अयूब खान का चहीता बना रहा और अयूब खान के हर अमल में उसके साथ शामिल रहा और अयूब खान को पता नहीं कितना बड़ा लीडर कहता रहा। मगर जब कुछ बातों पर अयूब खान और भुट्टो में इख्तलाफात पैदा हो गए, ये 1965 के जंग के बाद इख्तलाफात हुए थे, जब रूस ने ताशकंद में पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी के लिए अयूब खान और उस वक्त के वज़ीर आज़म शास्त्री, इंडिया के शास्त्री वज़ीर आज़म को बुलाकर उधर वो बातचीत हुई थी और वो एक मुआहदा ताशकंद जो है हुआ था, जिसके नतीजे में 65 की जंग बंद हो गई थी। उससे वापस आने के बाद अयूब खान ने भुट्टो को अपनी वजारत से निकाल दिया। शायद कुछ बातें ऐसी थीं जिसका अयूब खान ने इशारतन भी जिक्र किया था कि भुट्टो ने मुल्क के साथ जो है वो अच्छाई नहीं की और मुझे वो डार्कनेस में रख कर उसने दरअसल ये 65 वाली जंग जो है वो शुरू हुई भुट्टो ने कुछ जनरलों के साथ मिलकर कश्मीर में की थी, जिसमें उसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया था। और 65 की जंग जो है इस वजह से ही लगी थी। तो अयूब खान ने जब को उसको वजारत से निकाल दिया, तो जिस अयूब को वो डैडी कहते थे और जिसके लिए वो सब कुछ करते थे, फिर उसको वो डिक्टेटर भी लगने लगा और फौजी आमिर भी लगने लगा। तो भाई सवाल ये है कि पहले 9 साल तक तुमको ये डिक्टेटर और फौजी आमिर नज़र नहीं आ रहा था और तुमको जब वजारत से निकाला गया तो फिर अयूब खान डिक्टेटर भी बन गया, फौजी आमिर भी बन गया, वरना 9 साल तो तुम उसके कारंदे बनकर काम करते रहे। तो ये है हमारे सियासतदानों के किरदार, जिनको पाकिस्तान में सब बहुत बड़ा हीरो और लीडर माना जाता है। तो आगे चलते हैं। जब याह्या खान ने अयूब खान को उतार कर मुल्क में मार्शल लगा कर 1970 में 70 वाला
इंतखाबात दिसंबर 70 में हुए, जो पाकिस्तान के सबसे मुनसफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात थे। उस इंतखाबात में शेख मुजीब रहमान वाज़ेह अक्सरियत लेकर आया। उसने असेंबली के 300 के ऐवान में 163 163 सीटें ली थी, और भुट्टो को सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के 2 सूबों पंजाब और सिंध से 83 सीटें मिली थीं। तो फिर भुट्टो ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और उसको इक़्तिदार चाहिए था। पहले तो वो मुजीब को कहता रहा कि मुझसे इक़्तिदार शेयरिंग की बात करें, मगर जब मुजीब ने उसको नहीं माना तो फिर उसने बहुत ही बुरी चाल चली। अब ये सारे बातें उस वक्त के अखबारात की ज़ीनत हैं। भुट्टो जब शेख मुजीब से बातें करने ढाका जा रहा था, तो उस वक्त जो एयरपोर्ट, कराची के एयरपोर्ट पर उसने बयान दिया, वो उस वक्त के सन अखबार, अंग्रेज़ी का अखबार था सन, उसमें मेन हेडिंग लगी थी कि आई एम गोइंग टू डिसाइड दैट देयर शुड बी वन पाकिस्तान और 2। तो भुट्टो के तो अज़ाइम उस वक्त ही ज़ाहिर थे, और भुट्टो को सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए था। और फिर ये हुआ कि जब शेख मुजीब रहमान के साथ उसके मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो उधर उसने जब उससे पहले क्या हुआ कि याह्या खान ने असेंबली का इजलास ढाका में बुलाया था मार्च 73 में। तो वेस्ट पाकिस्तान की भी सारी जो दूसरी पार्टियां थीं वो अटेंड करने इजलास में गई, मगर भुट्टो ने ऐलान किया था कि जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो भुट्टो के इजलास की बैकआउट की वजह से वो इजलास नहीं हो सका, और याह्या खान ने, जिसने डिक्लेयर कर दिया था कि आइंदा का वज़ीर आज़म शेख मुजीब होगा, फिर वो जो इजलास जो है वो पोस्टपोन किया गया। तो इजलास पोस्टपोन करने के बाद वो बंगाल में बंगालियों ने बगावत कर दी, और भुट्टो जब वो शेख मुजीब से बातें करने गया और वो बातें उसकी नाकाम हुई, तो जब वो उधर ढाका से वापस आकर कराची के एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसने बयान दिया था, और वो भी हेडलाइन लगी थी उस वक्त के जंग के अखबार में कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान बचा नहीं, बंगालियों ने बगावत कर दी, और फौज और बंगालियों की लड़ाई शुरू हो गई। और वो जो जनरल था उस वक्त का मशहूर ज़माना कातिल जनरल टिक्का खान, उसने बयान दिया कि हमको ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। और उसी कातिल जनरल को फिर आगे चलकर भुट्टो ने पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और रिटायर होने के बाद उसको अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि भुट्टो और जनरल टिक्का खान जी की मिली भगत थी बंगाल में ऑपरेशन फौजियों की जो हुई थी उसकी। और उसके बाद जब जंग लगी और पोलैंड ने करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जंग बंद की जाए, और वो शेख मुजीब रहमान जो आवाम का नुमाइंदा है उसको जेल से निकाल कर जमहूरी अमल को बहाल किया जाए, तो भुट्टो इधर चालाकी से याह्या खान का नुमाइंदा बनकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया, और अक़वाम मुत्तहिदा में उसने वो करारदाद फाड़ दी, जिसको पाकिस्तान के जाहिल लोग बहुत बड़ी दिलेरी कहते हैं, मगर हकीकत ये थी कि अगर वो करारदाद पाकिस्तान हो जाती, और उस करारदाद में लिखा था कि सब दोनों मुल्क अपनी फौजें बॉर्डर पर लाएं, तो पाकिस्तान बच जाता और शेख मुजीब रहमान वज़ीर आज़म बन जाता। मगर भुट्टो को ये कबूल नहीं था। अगर ये करारदाद पास हो जाती तो भुट्टो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, इसलिए वो करारदाद फाड़ कर उधर न्यूयॉर्क में ही होटलों में बैठा रहा, और जब तक पाकिस्तान की जो है फौज ने हथियार नहीं डाले वो उधर ही बैठा रहा। तो बात करने का मतलब ये है कि
इन सियासतदानों का हकीकी किरदार भी आवाम के सामने आना चाहिए। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करके सियासतदानों को, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हैं और मुल्क को नुकसान दिया है, उनको बुलाकर सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा से उनको हीरो बनाया जाता है। और भुट्टो फिर जब इधर मुल्क में आया तो उसने 2 साल तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा कर हुकूमत की। और वो जब इंडिया में गया इंदिरा गांधी से शिमला मुआहदा करने, तो शिमला मुआहदे के एक शक में मसला कश्मीर को लेकर दे आया कि कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान का बायमी मसला है और ये दोनों मुल्क आपस में बैठकर तय करेंगे। इस शक के बाद कश्मीर का जो बैन अवी इमेज था वो ख़त्म हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर की करारदादें थीं वो भी धरी की धरी रह गई। और उस शिमला मुआहदे के बाद पाकिस्तान कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पर नहीं गया। तो ये इन लोगों के असल किरदार हैं जिनको छुपा कर झूठा प्रोपेगेंडा करके इन सियासतदानों को हीरो बनाया गया है। और फिर उसने जो इधर वो मुखालफिन के साथ भुट्टो ने जो हशर किया, सबको जेलों में डाला, कुछ को कत्ल करवाया और एक कत्ल केस में उसको सज़ा भी लगी। तो ये तो अलग कहानी है, बहुत बड़ी दास्तान है कि उसने पाकिस्तान में अपने मुखालफिन के साथ क्या हशर किया। तो उस बात को तो हम छोड़ते हैं। तो जो मोटी मोटी बातें इस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की हैं वो हम बताते हैं। तो ये तो था भुट्टो का किरदार। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया कि भाई ये सियासतदान अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को तोड़ने के भी जो पैदर पे रहते हैं और उससे भी नहीं चूकते। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की गद्दार कभी नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान की वफादार है और आइन और कानून के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों से निपटना उसकी ज़िम्मेदारी है। और मुल्क की सालमियत को कायम रखना पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपना काम करते हैं और कुछ इलाकों में इंडिया अपने एजेंट पैदा कर देती है, उनके खिलाफ जो है वो अपना एक्शन करते हैं, तो ये पाकिस्तान के नाम नयाज सहाफ़ी और ये जो झूठे कौम परस्त हैं उनके खिलाफ आवेला क्यों करते हैं? क्या किसी मुल्क में ये इजाज़त है कि बैरूनी एजेंटों को छूट दी जाए कि वो जिस तरह चाहे लोगों को मारते रहें, दहशतगर्दी करते रहें और जो जिस तरह उनके जी में आए तो वो करते रहें और इस्टेब्लिशमेंट या फौज उनको कुछ न करे? हर मुल्क का ये अनरिटन यूँ समझो कि कानून या आइन है कि बैरूनी मुल्क के एजेंटों को मौत के घाट ही उतारा जाता है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो फिर भी इन लोगों के साथ शूट करती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी सहाफ़ी जो बड़े जमूरे बने हुए हैं। अच्छा, मुझे तो तजुर्बा आता है ये वीलाग देखकर इन जमूरे सहाफ़ियों का। वो एक सैयद इमरान शफकत साहब हैं, 2 दिन पहले मैंने उसका एक वीलाग देखा। उसमें वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर तबसरा कर रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि अमेरिका में जो है पेंटागन और CIA पॉलिसियाँ बनाती हैं जिस पर हुकूमतें चलती हैं। ये बात बताकर और एक ही सांस में और दूसरे सांस में वो कहता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को छोड़ दे, वो जो जिस तरह चाहे करते रहें और वो जो पॉलिसियाँ इधर इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाए। तो भाई खुदा के बंदे, तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है? उसी वीलाग में उसी वीडियो में तुम कहते हो कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क और जमहूरी मुल्क की भी पॉलिसियाँ पेंटागन और CIA बनाती है और सियासतदान उन पॉलिसियों पर चलते हैं। तो पाकिस्तान के सियासतदान क्या ऊपर से उतर आए हैं क्या कि वो इधर जो भी पॉलिसियाँ बनाएं चाहे वो उससे उनसे मुल्क में नुकसान हो तो वो जो है इस्टेब्लिशमेंट
आंखें बंद करके वो देखती रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने खामखा का, एक वो हामिद मीर साहब हैं, वो तो शुरू से जो है उस पर तो इल्ज़ाम भी लगा था कि वो इंडिया के एजेंडा पर और इंडिया के पैसे लेकर पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस पर ज़्यादा नहीं जाते, मगर ये पाकिस्तानी सियासतदान जो नाम नहाद जमहूरे बने रहे हैं, इनको कम अज़ कम पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान की जो है वो उसका सियासत का अदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान का जिसकी सियालमत और पाकिस्तान की वफादारी का जो है इस्टेब्लिशमेंट ओथ लिया हुआ है, वो अगर कुछ काम करते हैं तो आपको क्या तकलीफ होती है। तो हम आते हैं, चलते हैं आगे। वीलाग लंबा लंबा हो जाए गया, मगर ये बातें जो हैं ऐसी हैं कि हम पूरा ही उसका जायज़ा लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ की सियासत पर। नवाज शरीफ तो खुल्लम खुल्ला जनरल ज़िया का पैदा करदा एक यूँ समझें कि सियासत में एक नया बार किया हुआ जनरल ज़िया का आदमी था, और वो खुद ही नवाज शरीफ जनरल ज़िया को अपना सियासी बाप भी कहते थे। तो जब उसकी हुकूमत जनरल ज़िया की, तो नवाज शरीफ तो वज़ीर आला थे पंजाब में, मगर जब जनरल ज़िया का हादसा हो गया और इलेक्शन हो गए तो बेनज़ीर इधर आई। बेनज़ीर तो पहले ही आई थी, वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की उसके साथ अंदरूनी मुआहदा करके ही आई थी। और जब वो इलेक्शन हुए तो उसने इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत नहीं लिया था, मगर सीटें ज़्यादा ली थी। तो उसमें भी अच्छा, उस टाइम मैं बता दूं कि कौमी और सूबाई असम्बली की इलेक्शन एक दिन नहीं होती थी, 2 दिन बाद सूबाई असम्बली की इलेक्शन होती थी। तो जब वो बेनज़ीर नेशनल असम्बली की इलेक्शन में ज़्यादा सीटें ले गई, तो नवाज शरीफ ने नया राग लगा दिया कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया आग। तो अब देखते जाएं कि ये सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए कैसे कैसे राग अलापते हैं। और फिर उसने पंजाब में अक्सरियत ले ली, और बेनज़ीर ने भी मिर्ज़ा जनरल असलम बेग की मदद से MQM को मिलाकर पाकिस्तान में हुकूमत बना ली, क्योंकि उसकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। तो इन लोगों को जब इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है मदद की, तो उसकी मदद लेकर सब कुछ करते रहते हैं, और जब उतारे जाते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर के तीन अदवार, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ फौज और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही 2.5-3 साल 2-2 साल के बाद एक दूसरे को उतार कर इक़्तिदार में आते रहे। और यही इनकी कहानियाँ चलती रहीं अब कि ये इस्टेब्लिश की मदद से ही हुकूमत करते थे। और जब नवाज शरीफ मुशर्रफ के बाद इधर वापस आया, तो 2013 की इलेक्शन में जब रात को रिजल्ट आ रहे थे, तो वो किसको कह रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये किसको कह रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए, और फिर जब उसको 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो फिर वो बादशाह और फ़िरौन बन जाता है, फिर तो वो किसी को पूछता भी नहीं है। ये थी इन दोनों की सियासत, बेनज़ीर साहिबा और जनाब नवाज शरीफ साहब, कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इक़्तिदार लेते रहे। और इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो एक नया मोरा उठा इमरान खान, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही मदद की, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर इक़्तिदार में आया। और फिर उसने जो गुल खिलाए वो भी आपके सब लोगों के सामने हैं। तो ये सियासतदानों के ये किरदार हैं, वो अपने किरदार को नहीं देखते, और वो कहते हैं कि हम जब कुर्सी पर बैठें तो हमें ऐसी छूट दी जाए कि हम जो कुछ चाहें करते रहें, और इस्टेब्लिशमेंट या फौज हमारे कामों में मुदाखलत नहीं करे, चाहे हम पाकिस्तान को कितना भी नुकसान दें।
एक नुकसान वो जो भुट्टो साहब की पॉलिसियाँ और भुट्टो साहब की सियासत मुल्क को दे चुकी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने समझ लिया कि ये सियासतदान अब इक़्तिदार की खातिर किस हद तक भी जा सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने ये पॉलिसी बना ली हो कि इनको इतनी ढील नहीं देनी। तो अब आते हैं मौजूदा हालात पर। तो मौजूदा हालात ये है कि इमरान खान केसेस में फंस गया है। नवाज शरीफ की भी लगता है कि पंजाब में वो मकबूलियत नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि उसके भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के 16 माह में जितने मुल्क में महंगाई हो गई और आवाम जितना परेशान हो गए, तो उसका असर तो इन पर पड़ना है। इधर सिंध में 3 मरतबा नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई और 3 मरतबा उसको 3 इलेक्शन में उसको सिंध उसके हवाले किया गया। तो उसने जो इधर करप्शन की है और जितना माल पीपल पार्टी वालों ने लूटा है, अल्लामान हफीज़, वो एक अलग कहानी है। तो ये जो बंदर बांट है, ये भी नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के आपस में तय की हुई थी कि भाई तुम पंजाब में हमें नहीं छेड़ो, हम सिंध में तुमको नहीं छेड़ेंगे। 2013 और उसके पहले जो है 2008 और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में तो नून लीग वालों ने सिंध में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। तो ये किस तरह की सियासत है ये जो लोग पाकिस्तान में करते हैं, और किस तरह ये जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम तो इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, ना अवामी हकूक़ है, ना अवामी इक़्तिदार की इनको कोई फ़िक्र है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की फ़िक्र है। तो मौजूदा जो सूरत हाल चलती नज़र आ रही है, उसमें तो इमरान खान भी बंद होकर रह गया है। पंजाब में भी नवाज शरीफ की भी वो इतनी मकबूलियत नज़र नहीं आ रही है। सिंध में भी अवाम बेजार तो हो गए हैं पीपल पार्टी और जरदारी से, मगर देखते हैं कि इधर मुकाबले में क्या कौन से लोग आते हैं और कितना टफ टाइम देते हैं। तो हकीकत ये है कि ये जो 8 फरवरी का ऐलान किया गया है, पहले तो ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं किए जाते तो अच्छा था। मुल्क में एक कोई सिलसिला चलाया जाता और एहतसाब होता और इन सियासतदानों सब ने जो दौलतें इकट्ठी की हैं, अपने बिजनेस एम्पायर बनाए हैं, इन सब की छानबीन होती। करप्ट सियासतदानों पर बैन लगाया जाता, उनकी मिलकतें और पैसे जब्त किए जाते, तो बाद में इलेक्शन किए जाते तो अच्छा था। मगर अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो सबको छोड़ दिया जाए कि सब को अपनी मकबूलियत का और सबको अपनी अहलियत का पता चले कि अवाम उनके कितना इनके साथ हैं। मेरी नज़र में तो ये है कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में अक्सरियत नहीं ले सकेगी। और इक़्तिदार देखें कि किन किन पार्टियों के आगे चलकर हवाले होता है। तो ये सब लोगों की जो हकीकतें हैं, लोगों को जानना चाहिए। हकीकत में ये सब लोग इक़्तिदार और कुर्सी के पीछे ही हैं। इन लोगों के पास आवाम के लिए कोई न फलाही प्रोग्राम है, न आवाम के लिए कोई मंशूर है। इन सब का मंशूर सिर्फ एक ही है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए। वो इमरान खान ने फ़ौज की मदद से इक़्तिदार लिया, तो अब उसका सिर्फ एक ही मंशूर और एक ही मकसद है कि दोबारा फ़ौज की मदद से मुझे इक़्तिदार दिया जाए। नवाज शरीफ वही चाहता है कि फ़ौज जिस तरह मुझे पहले 2/3 अक्सरियत दिलाती रही, अब भी वही दिलाए। इधर जरदारी जो है अभी तक तो आराम से बैठा है, उसको यकीन है कि इधर मुझे जो जहेज़ में दिया गया है सिंध वो जो मिलेगा। उधर बलूचिस्तान में तो सरदारों को कोई भी परवाह नहीं। जिस पार्टी की भी हुकूमत हो मरकज़ में, वो सरदार तो उस पार्टी के साथ मिलकर अपना हिस्सा लेते हैं। उन सरदारों के तो हल्का मजबूत ही हैं, उनको तो कोई नहीं है फिक्र। और वो जो केपी के पहले जो सूबा सरहद होता था, फाटा के मिलने के बाद उसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज हो गई है। मगर उधर भी न नवाज शरीफ को कोई अहमियत है, न जरदारी को कोई अहमियत है। उधर भी वो जो केपी की सियासत पठान सियासत ही है, और वो पठान सियासत मौलाना फजल रहमान ANP
अब ये नया पठान इमरान खान जो पैदा हो गया, उसके गर्दी घूमती है, तो देखेंगे कि उधर क्या रिजल्ट निकलता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को अब इन लोगों को खुला ही छोड़ना चाहिए, ताकि इन सब लोगों की असल हकीकत भी सामने खुलकर आए और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता लगे कि किस पार्टी की कितनी अहमियत है, और उसके बाद कोई जो है वो पॉलिसी बनाकर मुल्क को सीधे रास्ते पर लाया जाए। बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान को अल्लाह ताला सालिम व महफूज रहे। पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।